कहते हैं किसी भी देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है और वो देश सबसे ज्यादा तरक्की करता है। और इसी वजह से 19वीं सदी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, मजबूत विपक्ष के बिना कोई सरकार लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। और लोकतंत्र में अक्सर ऐसा देखा भी गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने 52 साल पहले यानी 1962 में लगातार 3 आम चुनावों को जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। और इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार बहुमत के आंकड़े को अपने दम पर नहीं छू पाए। एनडीए गठबंधन का इन चुनावों में 400 सीटों से ज्यादा हासिल करने का दावा गलत साबित हुआ। ज्यादातर एग्जिट पोल अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही एनडीए गठबंधन वैसा प्रदर्शन दिखा सका जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था। इन चुनावों में विपक्षी कांग्रेस के साथ कई और राजनीतिक दलों ने इंडिया ब्लॉक बनाकर सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दी और नतीजों में एग्जिट पोल के आंकड़ों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी में वोट फॉर मोदी का नारा उतना नहीं चला जितनी बीजेपी को उम्मीद थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई? आखिर क्या वजह रही कि मोदी पहले जैसा कमाल दिखाने में चूक गए? और मोदी के आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जो लोगों को पसंद नहीं आए? तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोदी की गारंटी की, क्योंकि चुनावों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि देश के सबसे बड़े सत्ताधारी राजनीतिक दल ने अपने पीएम के नाम पर ही इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया। 14 अप्रैल को जारी किए गए संकल्प पत्र में हर वादे पर मोदी की गारंटी की मुहर थी और साफ था कि पार्टी अपने सबसे बड़े नेता को चुनावी चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट कर रही है। यानी 2013 में जब से मोदी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तब से अब तक कुछ नहीं बदला था। इस दौरान पार्टी न सिर्फ केंद्र में आसीन रही, बल्कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। लेकिन इस चुनाव में मोदी की गारंटी का मनचाहा असर नहीं हुआ। बीजेपी की रणनीति शुरू से आखिर तक अपने प्रधानमंत्री पर ही पूरा दांव लगाने की थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि मोदी फिलहाल भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी ने इसी बात को अपना ट्रम्प कार्ड बना रखा था। पार्टी का इतिहास बताता है कि किसी भी चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इतनी व्यापक चुनावी कैंपेन नहीं हुई थी जितनी 2024 में हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन उससे भी बड़ा किया गया, जैसा इंदिरा गांधी का 1971 कैंपेन में किया गया था। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी और उसके गठबंधन वाली सरकारों की तादाद 7 थी, जबकि 2024 चुनाव के ठीक पहले देश के 16 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार थी और 4 राज्यों में गठबंधन सरकारें, यानी कुल आंकड़ा 20 का है। लेकिन ताजा नतीजे इस और भी इशारा कर रहे हैं कि सभी को मोदी की गारंटी में पूर्ण विश्वास नहीं था। वरना 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जिताने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी 2024 में बहुमत से पहले ही रुक गई। वहीं प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर निशाना बनाया जाना उतना सफल नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। वोटरों की याददाश्त में राम मंदिर जैसे मुद्दे उतने नहीं ठहर सके जितना सोचा गया था। वरना बीजेपी की अपनी सीटें ज्यादा होती, अब तो सहयोगियों पर ही निर्भरता रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कल्याणकारी स्कीमों की राजनीति की, जो काम नहीं कर पाया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाले अपने मैनिफेस्टो में जिन 4 वर्गों पर फोकस बनाए रखा, वो गरीब, युवा, किसान और महिलाएं थीं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में यही 4 जातियां हैं। बीजेपी ने फ्री पॉलिटिक्स यानी मुफ्त में दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी स्कीमों पर भरपूर ध्यान दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने का दावा हो, या फिर आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधाएं हों, या फिर पीएम आवास योजना और एलपीजी मुहैया कराने वाली पीएम उज्ज्वला योजना। सभी का लक्ष्य सरकार की लोकप्रियता को बनाए रखना था। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में करीब 22 करोड़ परिवारों को ऐसी कई स्कीम के दायरे में लाने का दावा किया था, जिसकी वजह से उसे कई चुनावों में जीत भी मिली। 30 मई को अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशियारपुर में कहा था कि हमने गरीबों को खाना और इलाज की सुविधा दी है। लोगों के पास अब राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा गया तो तमाम लोग कह रहे थे कि बिजली है, पानी है, लेकिन रोजगार नहीं है। लाभार्थी स्कीमें अच्छी तो होती हैं, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं देती, जो सिर्फ रोजगार दे सकता है। उधर विपक्षी पार्टी ने इसके विपरीत राहुल गांधी की न्याय गारंटी पर जोर दिया और इसकी वजह थी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में उनकी कल्याणकारी स्कीमों का सफल साबित होना। यानी
4 जून के नतीजे बताते हैं कि कई राज्यों में विपक्षी इंडिया ब्लॉक को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर हमला करने की रणनीति से फायदा हुआ है, जिसका असर बीजेपी के कम हुए आंकड़ों से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं भारत और मोदी की विश्व गुरु की छवि की, जो खूब बताने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी इन चुनावों में काम नहीं आ पाया। दरअसल विदेश नीति पर भारत के सभी राजनीतिक दल सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई हुई है, जिसके तहत नए भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने तक की बात कही गई। G20 की अध्यक्षता, अमेरिका के साथ सामरिक रिश्ते और रूस से अपने हितों को पूरा करवाने की मोदी सरकार की मंशा को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी। पुलवामा जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे या आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर अदालत की मुहर जैसे मुद्दों को भी वोटरों तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका असर नतीजों में नहीं दिखा। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया हमेशा से कारगर साबित हुआ था, लेकिन इस बार मतदाताओं में उसकी चर्चा नहीं हुई। वैसे चुनावों के दौरान दक्षिण एशिया में भारतीय विदेश नीति की बात पर खासा वाद विवाद भी रहा। विपक्ष ने सरकार पर जुमलेबाजी के आरोप लगाते हुए ये भी दोहराया कि सरकार ने 2019 के चुनाव में सभी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग का वादा किया था, जो अभी तक अधूरा है। वैसे इतिहास गवाह है कि किसी भी देश के राजनीतिक बदलाव में स्थानीय के अलावा ग्लोबल फैक्टर की भी बड़ी भूमिका रहती है। अगर जियोपॉलिटिकल स्तर पर थोड़ी भी अनिश्चितता और संशय रहता है तो लोकतांत्रिक देशों में भी उसका कुछ ना कुछ असर दिख जाता है, लेकिन इन चुनावों में इसका उलट हुआ और इसका असर नहीं दिखा। अब बात करते हैं धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति की, जो भी बीजेपी के लिए इन चुनावों में काम नहीं आ सका। आपने इन चुनावों में ध्यान दिया होगा कि 2024 आम चुनावों के पहले चरण और 2019 के पहले चरण में एक बड़ा फर्क था। वह था मतदान के प्रतिशत में गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए एक भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। इस बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश और अल्पसंख्यकों पर कटाक्ष करार देते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। कुछ विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आए इस बयान पर हैरानी जताते हुए इसे अपने वोटरों को एकजुट करने की कोशिश से जोड़कर देखा। शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने इतने खुले तौर पर चुनाव अभियान में हिंदू मुस्लिम राजनीति वाला कार्ड चला था, क्योंकि आमतौर पर वो पिछले चुनाव में इस तरह की सीधी बयानबाजी से बचते थे। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियमों की अधिसूचना को भी जारी किया, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाएं की सुनवाई अदालतों में विचाराधीन है। इस कदम को भी शायद मतदाताओं ने ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा। इस समय भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है। महीने भर से ज्यादा चले इस लंबे चुनाव में सभी ने देखा कि कैसे एक एक करके कुछ खास समुदायों को मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर निशाना बनाया गया। ये सब जोश में नहीं होता, सोची समझी रणनीति के तहत होता है। आखिरी में उस मुद्दे के बाद जो बीजेपी के संकल्प पत्र से लेकर हर चुनाव प्रचारक के भाषण का हिस्सा रहा। इसी साल जनवरी महीने में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रधानमंत्री की अगुवाई में संपन्न होना, अयोध्या में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर की कायाकल्प करवाने के दावे और उसे ग्लोबल सिटी बनाने की बीजेपी की मुहिम उस इलाके के मतदाताओं के गले नहीं उतरी। अयोध्या मंडल के तहत आने वाली सभी 500 सीटों फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर पर बीजेपी हार की तरफ बढ़ गई। राम मंदिर उद्घाटन से बीजेपी ने एक रेस शुरू की थी और उस समय लग रहा था कि विपक्ष बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन लोगों की नब्ज कुछ और ही थी और अयोध्या की हार यही दर्शाती है। यानी मोदी के वो मुद्दे नहीं चल पाए जो इन चुनावों में चलने चाहिए थे, और इसी वजह से बीजेपी वो कमाल नहीं कर पाई जो कमाल बीजेपी ने 2014 और 2019 में किया था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।